फेस टू फेस के एक और सीरीज में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं विवेक बजाज और मैं चला हूं आपको स्टॉक मार्केट में सही तरीके से इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग करने का एक जर्नी देने में। दोस्तों फेस टू फेस एक ऐसा प्लेटफॉर्म उभर गया है कि सिर्फ ट्रेडिंग ही नहीं, हम इन्वेस्टिंग की बात कर रहे हैं, हम फाइनेंशियल प्लानिंग की बात कर रहे हैं, वेल्थ मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं। सारे सब्जेक्ट्स को लेके मैं कवर करने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आप मार्केट में सही तरीके से इन्वॉल्व हो सकें और अपना वेल्थ क्रिएटिंग जर्नी को डिफाइन कर सकें। इन्वेस्टिंग, आज इन्वेस्टिंग के बारे में बात करेंगे। आपने मेरे कुछ पिछले वीडियोस में देखा होगा कि अब धीरे धीरे मैं इन्वेस्टिंग की तरफ भी आपको लेके जा रहा हूँ, बिकॉज ये तो मेरा मानना है कि ट्रेडिंग से आप पैसा कमा सकते हैं बट वेल्थ क्रिएशन तो है वो इन्वेस्टिंग से ही होता है। तो आज एक और वीडियो और ऑफलाइन फेस टू फेस करने का मौका मिला है। तो आज डिस्कस क्या करने वाले हैं, जो इन्वेस्टिंग प्रोसेस है उसमें आर्ट भी है और उसमें साइंस भी है। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट को डिकोड करेंगे एंड मेरे साथ बॉम्बे से आए हैं रवि। हेलो रवि। थैंक यू विवेक जी, और नमस्कार आपको और आपके ऑडियंस को। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। थैंक यू यहाँ कैलकाटा आने के लिए और हमारे साथ ये रिकॉर्ड करने के लिए। सो रवि, मैं आपको ट्विटर पे फॉलो कर रहा हूँ, तो मैंने आपसे ट्विटर में कनेक्ट किया कि आप पोस्ट बहुत अच्छा करते हैं और आपका एक एक्सपीरियंस है, बैकग्राउंड है, तो इट्स वर्दी टू शेयर दैट एक्सपीरियंस एंड नॉलेज। कुछ देर पहले आपसे मुलाकात हुई और आपसे बातचीत और डिटेल में हुई, तो आपका प्रोसेस बहुत एक्साइटिंग लगा। तो आई वांट यू टू जस्ट शेयर दैट प्रोसेस विद ऑल माय लर्नर्स कि किसी को अगर अपने आप करना हो तो वो ये प्रोसेस को अडॉप्ट करके खुद एक इन्वेस्टर बन पाए। एब्सोल्युटली राइट। सो बिफोर वी गेट इनटू, हमारा फॉर्मेट ये होता है कि हम आपके बारे में जानते हैं, आपकी कंपनी के बारे में जानते हैं कि आप लोग एग्जैक्टली कर क्या रहे हैं और फिर आपका प्रोसेस के बारे में जानते हैं। बताइए। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अगर प्रोसेस जानना है तो स्टॉकएज प्रो सब्सक्राइब कीजिए। बट नहीं, एज यू राइटली सेड, ये एक आर्ट एंड साइंस का कॉम्बिनेशन है। साइंस पार्ट तो डेफिनेटली सब लोग कर रहे हैं यहाँ पे। व्हाट यू सी, जब आप नंबर्स देखते हैं तो नंबर्स आपसे क्या कह रहे हैं, दैट मैटर्स मच मोर। आप क्या पर्सपेक्टिव बना रहे हैं, कैसे उस नंबर्स का उसका मूल्यांकन करते हैं, विल टेल यू much more about the investment than the science part, which is now everybody it is a must। अभी उतना तो सबको करना है और वो सब कर ही रहे हैं। एक वक्त होता था आज से 20-30 साल पहले, जब किसी के हाथ में अगर बैलेंस शीट लग जाए तो वो रिसर्च होता था, क्योंकि वो एक बैलेंस शीट हो तो यू आर अहेड ऑफ 95% ऑफ द मार्केट, इफ नॉट 99%। आज के तारीख में बैलेंस शीट सब कुछ ऑनलाइन अवेलेबल है। देयर आर सॉफ्टवेयर्स लाइक स्टॉकेज एंड स्क्रीनर which will impart all the basic information that is available, but उसको कैसे पढ़ना है, that is more important, and I think that is what we will get into. So just a little bit brief about ValueQuest. ValueQuest is a 12-year-old PMS firm. We are managing about 1800 crores of AUM, and we have been managing client money, and we have given over 20% plus returns CAGR over that time frame. Amazing. So with that, and let's get into the process. So see, there is no one thing that applies. एक मिनट, उसके पहले आपके बारे में भी तो जानना जरूरी है। sorry, ValueQuest तो आपकी कंपनी हो गई और इतना अच्छा 20% CAGR, आई थिंक ये बहुत कमेंडेबल नंबर है। थैंक यू। बट व्हाट इज योर बैकग्राउंड, आपने कैसे चालू किया है काम? सो माय फैमिली हैज ऑलवेज बीन इन द इक्विटीज मार्केट। 4 डिकेड से हम इस मार्केट में हैं। माय डैड स्टार्टेड ऑफ एज अ सब ब्रोकर, फिर मेरे भाई आए, फिर मैं आया। 2002 में मैं यूएस से MBA इन फाइनेंस करके वापस लौटा। तब मैंने राकेश झुंझुनवाला जी के साथ अपना पहला जॉब लिया। आई वाज विथ हिम फॉर अबाउट 4 years वेयर आई वाज पार्ट ऑफ हिज रिसर्च टीम, एंड आई वाज लुकिंग आफ्टर फार्मास्यूटिकल, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड न्यू एज बिजनेस मॉडल्स। सो जहाँ पे 2003 से 8 अगर आपको याद हो तो वाज वन ऑफ द मोस्ट एक्साइटिंग पार्ट इन द इंडियन मार्केट, जहाँ पे बहुत जोर सी तेजी चली थी। सो आई वाज लकी, ये मेरा सौभाग्य था कि मैं ये क्लोज क्वार्टर से देख पाया कि ये कैसे होता है। हाउ इज इन्वेस्टिंग हैपनिंग, हाउ डू यू आइडेंटिफाई कंपनीज, हाउ डू यू डू डील्स, एंड हाउ डू यू होल्ड ऑन टू विनर्स थ्रू अप्स एंड डाउन्स। ये सब जो सीखा है मैंने, वो शब्दों में नहीं डाल सकता, बिकॉज आई फील दैट आई वॉज एट द फाउंटेन हेड ऑफ नॉलेज। और एक बात कहते हैं लोग के
इन्वेस्टिंग में सबसे ज्यादा आपका अंग जो है वो दिमाग नहीं है बट आपका जिगर है। सो अगर जिगर हो तो वो जिगर कैसे डेवलप करना है, वो ऐसे नहीं है कि आपको कसरत करनी है, बट ऑफ कोर्स रीडिंग कर करके और आपको आपके इन्वेस्टमेंट हाइपोथेसिस को कॉन्स्टेंटली टेस्ट कर करके आपको वो कन्विक्शन बनाना है कि नहीं, ये यूक्रेन रशिया का वॉर हो या LIC का IPO से लिक्विडिटी कम हो रहा हो या US फेड टाइटनिंग कर रहा हो, ये सब नहीं मायने रखता है। इन द लॉन्ग टर्म क्या मायने रखता है कि मेरी कंपनी जो मैंने हाइपोथेसिस बनाई थी कि 3 साल 5 साल में ये करने वाली है, क्या उसमें कुछ बदलाव आया है इन सब फैक्टर से। अगर नहीं आया है कोई बदलाव तो मुझे यहीं पे बने रहना है। That is broadly what it is about. Yeah. So sorry, I started off with the introduction about myself, but my introduction is that I am from the market, always a Bombay boy, and focused on equities. That's what we have been doing. सही है। मार्केट वैसे एक छोटी सी बात कर दो। मार्केट देखिए है तो मंदिर, ठीक है, और वहाँ लक्ष्मी जी है और सरस्वती जी है, सब बैठे हैं, और वहाँ के चीफ पुजारी है राकेश झुनझुनवाला और आप चीफ पुजारी के अंडर में काम किए हुए हैं, तो आपके अंदर तो वो सारा चीज है जो हमको चाहिए, तो हम तो निकाल लेंगे आज आपसे। तो ऑनेस्टली मैं आपसे ये बताऊं कि कभी उन्होंने मुझे आके ये नहीं कहा कि तुम ये ले लो या ये लेना चाहिए, ऐसे नहीं बोलते। उन्होंने हमेशा मुझसे कहा कि तुम अपनी खुद की सोच बनाओ, तुम इंडिपेंडेंट थिंकिंग करो। So that is what I would say is one lesson that has been ingrained in me कि तुम इस चीज से पैसा नहीं बनाओगे कि तुमने जो राकेश जी ने लिया वो ले लो। वो ठीक है, उन्होंने लिया, आपने ले लिया और उन्होंने बेच दिया, आपको पता भी नहीं चला और आपके घर में रह गए शेयर। So आप अपनी सोच बनाओ कि आप क्या ले रहे हो, क्यों ले रहे हो, कब तक पकड़ के रखोगे। वो सब अगर अपने कन्विक्शन बनाओगे तो ही आपका वेल्थ क्रिएट होता है। कॉपी कर करके आप एक हद तक ही बना सकते हो पैसा। सही है। आई थिंक ये जो नॉलेज उन्होंने आपको दिया ये कितना यूनिवर्सल है। तो यहाँ से भी दोस्तों अब आपको भी यही करना है कि खुद ही सीखना है बार बार ये कहता हूँ मैं। तो रवि, आपके साथ इस बिजनेस में ValueQuest में 3 और पार्टनर्स है। हाँ, 2 और पार्टनर्स है, 2 और समीर पार्टनर्स और है, वरुण। करेक्ट। हाँ, समीर और वरुण। यस, सो समीर और मैंने ये शुरू किया था अबाउट 2010 में। समीर और मैं कॉलेज फ्रेंड्स हैं, हम काफ़ी पुराने दोस्त हैं। बट एज यू ऑल्सो नो समीर दैट ही हैज़ बीन वन ऑफ द स्मार्टेस्ट पर्सन दैट आई हैव कम अक्रॉस। सो इट वाज ऑलवेज अ नेचुरल पार्टनरशिप। वो भूमिका बजाते हैं अबाउट टू डिटेल। ही इज़ अ डिटेल्ड ओरिएंटेड पर्सन। एक नंबर को लेके अंदर जाना इज व्हाट समीर। चार्टर्ड अकाउंटेंट है। चार्टर्ड अकाउंटेंट, इसीलिए मैं तो हूँ MBA। मैं बिग पिक्चर देखता हूँ। सो ये जो जोड़ी है बिग पिक्चर और डिटेल की, दैट इज व्हाट इज रिक्वायर्ड। सो हर एक आदमी सब कुछ नहीं कर सकता है, एंड आई थिंक दिस वर्क्स बेस्ट एज अ टीम। ही इज द एग्जीक्यूशन ओरिएंटेड and detail oriented person. I am the big picture oriented and narrative oriented person. सही है, सही है। तो चलिए अभी प्रोसेस के अंदर में जाते हैं। ऑल्दो वरुण है आपके साथ ज्वाइन किए हैं, बट बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे उसमें। राइट, वरुण आई थिंक रिसेंटली आपको ज्वाइन किए, बट जबरदस्त टीम आपने बना ली है, एंड आई विश यू बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। ठीक है, अब हमारे लिए आप कुछ बताइए। ये तो आपने अपनी टीम बना ली, अब हमको बताइए कैसे करना है, प्रोसेस क्या है। सी आपको आपका खुद का एक फ्रेमवर्क बनाना है। ये फ्रेमवर्क जनरली तो कुछ एक ही चीज का वेरिएशन होता है। 3 चीज सबसे ज्यादा मायने रखती हैं और उसी चीज का कोई वेरिएशन होता है। एक, धंधा कैसा है, अच्छा है या नहीं और अच्छा करेगा या नहीं। दूसरा, मैनेजमेंट अच्छी है या नहीं, और आपके साथ आप अगर वो पैसे बनाएंगे तो आपको पैसे बनाने मिलेंगे या नहीं। और तीसरा, जो आप खरीद रहे हैं उसमें आपको is there enough risk reward, is there margin of safety or no। so ये 3 ही चीज पे कोई भी फ्रेमवर्क बेस्ड होता है। और हमारा फ्रेमवर्क ऐसा है, क्वेस्ट फॉर वैल्यू फ्रेमवर्क इज वी गो okay again, and I need to give credit over here to Rakesh ji that this framework is developed based on what I learned at Rare Enterprises। तो पहले तो अपॉर्चुनिटी साइज देखनी है। अगर हम एक एग्जांपल लेके बात करें तो एक कंपनी है प्राज इंडस्ट्रीज, लोग कहते हैं वो इथेनॉल कंपनी है। तो पहले क्या करना है कि आपको समझना है कि ये कौन से मार्केट एड्रेस कर रही है। वो मार्केट का आपको एक एस्टिमेट बनाना है।
अच्छा ये इथेनॉल की कंपनी है, इथेनॉल से 1G इथेनॉल से 2G में जाएगी, 2G से CBG में जाएगी, देयर विल बी बायोडीजल एज वेल, फिर रिन्यूएबल प्लास्टिक में जा सकती है, देन सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल में जा सकती है, ऐसे वगैरह काफी अपॉर्चुनिटीज है। व्हाट यू हैव टू डू इज अंडरस्टैंड इस आज के तारीख में इन सब मार्केट का साइज क्या है, ये मार्केट क्या रेट से ग्रो हो रही है और 5 साल 10 साल में इस मार्केट में क्या हो सकता है। सो दैट इज द फर्स्ट थिंग। अब क्या है कि बड़ा अगर समंदर हो तो उसमें आपको बड़ी मछली मिलने का चांस है। सो यू हैव टू मेक श्योर दैट यू आइडेंटिफाई अ बिग पॉन्ड। देन देयर आर 4 थिंग्स दैट इन दिस थिंग। या तो आप बड़ा समंदर है पर मछली छोटी है, या छोटा तालाब है पर मछली बड़ी है, या बड़ा समंदर और बड़ी मछली है, या छोटा समंदर और छोटी मछली है। व्हाट यू हैव टू डू इज अवॉइड छोटी मछली इन अ स्मॉल पॉन्ड, क्योंकि वहां पे इतना ग्रोथ होने का चांस ही नहीं है। व्हाट यू वांट इज बड़ा पॉन्ड होना चाहिए जहां पे वो कंपनी काफी बड़ी हो सकती है। ओके। या तो फिर छोटे तालाब में भी हो, तो अगर वो कोई कंपनी कुछ स्पेशल है कि वो पूरा ही तालाब वो अगर ऑक्यूपाई कर ले, तो देन दैट इज वेयर यू कैन मेक मनी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आइडेंटिफाई एन अपॉर्चुनिटी साइज। इसको आप तालाब कहें या लॉन्ग रनवे कहें, बट ये अपॉर्चुनिटी साइज का अंदाजा होना चाहिए। वो अंदाजा आने से आपको कोई एग्जैक्ट नंबर्स नहीं कैलकुलेट करने हैं, आपको अंदाजा होना चाहिए कि ये इतना बड़ा हो सकता है। और फिर उसके बाद आप जाइए, देखिए कि इस कंपनी के पास कोई कंपेटिटिव एडवांटेज है या नहीं। इज इट फोकस्ड ऑन ग्रोइंग ओनली ऑर्गेनिकली, या कोई ये मार्केट शेयर ले सकता है? कैन इट टेक अवे अ लार्ज चंक ऑफ द मार्केट साइज? डज इट हैव सम काइंड ऑफ नेटवर्क इफेक्ट? डज इट हैव सम काइंड ऑफ IP, मतलब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, कुछ पैटेंट वगैरह है जिससे उसको कुछ एडवांटेज मिल सके? क्या रेगुलेटरी एडवांटेज है उसके पास? क्या कोई ब्रांड या कॉस्ट स्ट्रक्चर, कौन से टाइप का एडवांटेज है उसके पास? या तो वो लोएस्ट कॉस्ट प्रोड्यूसर होना चाहिए, या तो कुछ तो होना चाहिए उसके पास जिससे वो उस समंदर का राजा बन सकता है। देन of course if you have these two things, then the third part that comes is scalability and sustainability। कि आपको पैसा तब बनता है और बड़ा पैसा तब बनता है जब आप ये आइडेंटिफाई करें कि बड़े तालाब में बड़ी मछली है जो काफी साल तक ग्रो करती रहेगी। अगर 10, 15, 20 साल तक का आपको रनवे मिलता है तो जो वेल्थ क्रिएशन वहां हो सकता है वो अनइमेजिनेबल है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। पर ये कैसे होगा कि क्या उस कंपनी के पास रीच है? क्या ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जहां पे प्रोसेसेस इतने अच्छे बने हुए हैं कि वो रेप्लिकेट कर सकते हैं? क्या किसी एक चीज पर डिपेंडेंट है, या देयर आर मल्टीपल ग्रोथ ड्राइवर्स दैट कैन कम? सो जैसे मैंने प्राज की बात कही, तो अगर मल्टीपल ग्रोथ ड्राइवर्स हो तो इट्स अ सेफ स्टोरी। यू डोंट वांट टू डिपेंड ऑन किसी एक चीज। कल उठ के अगर गवर्नमेंट चेंज हो जाए और ये फोकस चला जाए इथेनॉल पे से, तो ऐसे नहीं होना चाहिए कि you lose money in the company. So it is better if the company that you have invested in is also betting on more technologies, more geographies, more products. एक ऐसा नहीं है कि एक प्रोडक्ट वाली कंपनी अच्छा नहीं कर सकती है, पर वहां पर रिस्क ज्यादा है। सो मैनेजमेंट ऑफ कोर्स अच्छी होनी चाहिए। मैनेजमेंट अच्छी का मतलब क्या होता है? तो इसका ये मतलब होता है कि उसके पास एक ट्रैक रिकॉर्ड होना चाहिए जो उसने एग्जीक्यूट किया है। उसने प्रीवियस डाउन साइकिल में अपनी बैलेंस शीट कैसे मैनेज की, कैसे खराब नहीं होने दिया, उसने कैपिटल एलोकेशन कैसे किया है, जिससे कि ये पता चलता है कि वो जहां अपॉर्चुनिटी दिखती है वहां पैसा लगाते हैं, तो फाइनली तो रिटर्न ऑन इक्विटी बनती है कंपनी की, उससे ही हमारे पैसे बनते हैं। सो जैसे मैं मेरे क्लाइंटों के लिए इन्वेस्ट करता हूं, वैसे द कंपनी दैट आई एम इन्वेस्टिंग इन is investing its money and I am a beneficiary of their investment. So I need to be sure that they understand their business and वो सही जगह पैसे लगा रहे हैं। Then वो जो पैसे लगा रहे हैं और जो पैसे बनेंगे वो माइनॉरिटी शेयर होल्डर के साथ भी शेयर करेंगे, either through dividends or through shareholder wealth creation by doing buybacks. So there are various ways to distribute the cash that they have created. And it is very important कि क्या होता है कि काफी टाइम कंपनी तो अच्छा करती है पर शेयर होल्डर के पैसे नहीं बनते। सो यू हैव टू आइडेंटिफाई कहाँ पे आपके और मैनेजमेंट के इंटरेस्ट अलाइंड है। सो दैट इज वन। ये कैसे हो सकता है? कंपनी अच्छा कर रही है, शेयर होल्डर का पैसा नहीं बनेगा? आपको मैं अगर एक एग्जांपल दूं तो आज की तारीख में एक MNC कंपनी है,
एमएनसी कंपनी में जो इंडियन मैनेजमेंट होती है उनका कोई लेना देना नहीं है माइनॉरिटी शेयर होल्डर के साथ, उनका लेना देना है ग्लोबल हेड के साथ, उनका बोनस लिंक्ड है उसके साथ. सो दे आर नॉट वरीड अबाउट रिटर्न ऑन इक्विटी ऑफ दिस कंपनी. सो just to give an example over here, there is one particular tobacco company, without naming it, I'll just say जहाँ जो मीम स्टॉक बन चुका है, बट आपको पता है लास्ट 10 साल में कितने ईसॉप दिए हैं उस कंपनी ने. अब एक कंपनी जो इतनी पुरानी है, ऐसे कोई नई टेक्नोलॉजी में नहीं जा रही है, एफएमसीजी कंपनी बनना चाह रही है, 10 साल में 22,000 करोड़ के ईसॉप दिए उन्होंने टॉप 2. तो इसका मतलब क्या है? तो वो कंपनी तो अपने एम्प्लॉयज के लिए काम कर रही है, ना कि हमारे लिए. क्या आपको लगता है कि उनको एम्प्लॉयज रिटेन करने के लिए इतना सारा वेल्थ डिस्ट्रीब्यूट करने की जरूरत है अपने एम्प्लॉयज में? नहीं, कोई ऐसा थोड़ी ना कि टेक इनेबल्ड कंपनी है कि ईसॉप के बिना रहेगा ही नहीं टैलेंट. सो दैट टेल्स यू कि वो आपके लिए नहीं है. वो जो पैसे कमा रहे हैं वो कहाँ खर्च कर रहे हैं? वो लगाते हैं होटल में और पेपर में, जहां पे रिटर्न ऑन इक्विटी नहीं बनता है. तो कैपिटल मिस एलोकेशन है, आपका अलाइनमेंट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है कंपनी के साथ. सो देयर आर दीज रेड फ्लैग्स दैट हम उससे अवॉइड करते हैं कि भाई ठीक है कोई और कमा ले, हम नहीं कमाएंगे इसमें से, कितना भी वैल्यू हो उसमें. बट देन कम्स द लास्ट पॉइंट, बट नॉट द लीस्ट, विच इज एसिमेट्रिक रिस्क रिवॉर्ड होना चाहिए. हमको इतना बड़ा तालाब है और अगर मछली छोटी है और रनवे दिख रहा है और अगर वो ग्रैब कर सकता है, सो अगर आप गलत हुए तो स्टॉक डबल हो जाएगा 4-5 साल में, और अगर आप सही हुए तो 10 गुना हो जाएगा. ऐसा रिस्क रिवॉर्ड होना चाहिए, ना कि मैं गलत हुआ तो मेरा 50% लॉस होगा और सही हुआ तो मेरे पैसे डबल हो जाएंगे. दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल रिस्क रिवॉर्ड. ऑफ कोर्स दिस इज ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. साल भर 2 साल में क्या होता है किसी को नहीं पता है, पर अगर आप 3, 4, 5 साल का सोचेंगे तो मोर प्रोबेबली यू आर गोइंग टू बी राइट देन रॉन्ग. So this is in brief our quest for value framework. बहुत सही है. ये पूरा मतलब फंडामेंटली कैसे स्टॉक को आइडेंटिफाई करके एक प्रोसेस, ये बहुत अच्छा है. ये दोस्तों इसका प्रिंट आउट आप रख लीजिएगा. और मैं एक बात कहना चाहूंगा यहाँ पे कि डोंट ट्राई टू बी एग्जैक्टली राइट. आपको वो मात्रा शून्य से कोई मतलब नहीं है. आप अगर मोटा मोटी भी सही हो गए ना तो वो काफी है. इन्वेस्टिंग हैज टू बी एन एक्ट ऑफ विजडम, ना कि मैंने यहां लिया और यहां बेचा. इट इज वेरी ऑपोजिट ऑफ व्हाट ट्रेडिंग इज. ट्रेडिंग में ऐसा होता है कि मैंने 100 रुपए में लिया, 120 में बेचा और 95 पे मेरा स्टॉप लॉस है एंड ऑल दोस थिंग्स. बट यहाँ पे मैंने उस टाइम पर लिया है ये कंपनी जब इसकी अपॉर्चुनिटी खुल रही थी, और मैं तब बेचूंगा जब ये अपॉर्चुनिटी पूरी कैप्चर कर चुका होगा. सही है, सही. आगे बढ़ते हैं. श्योर. सो देयर आर मेनी पीपल हु प्रोफेस बॉटम अप अप्रोच. मैं भी अपने आप को स्टॉक पिकर मानता हूं. व्हेन आई से स्टॉक पिकर, वी ट्राई टू आइडेंटिफाई विच इज गोइंग टू बी द विनर, बट इट इज रॉन्ग टू से दैट वन अप्रोच इज एक्सक्लूसिव ऑफ द अदर. क्यों ना हम ये दोनों अप्रोच को कंबाइन करें. पहले हम ये आइडेंटिफाई करें कि कौन सा सेक्टर थीम इज गोइंग टू डू वेल. Identify themes and sectors which are going to do well, and then within that, which are the companies that are best positioned to take advantage of the trend or the wave that is coming through. So a combination of the top down and bottom up approach is what we do. But पहला step क्या है? So the pehla step, to of course, if you can move one slide forward, that this is what the entire process is. So दोस्तों, if you want to be an investor and you want to be a do-it-yourself investor, you have to develop the habit of reading. आपको ये पढ़ना है, whether कौन से टाइप की रीडिंग हो, तो फाइनेंशियल डेली हो, बिजनेस मैगजीन्स हो, ब्रोकर रिपोर्ट्स हो, इन जनरल कंपनी के बैलेंस शीट हो, सब कुछ पढ़ना है आपको, और आपको हमेशा ये नॉलेज एक्यूमुलेट करते रहना है. ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अपने आप आपके दिमाग में एक पिक्चर बनता जाएगा कि ये इंडस्ट्री ऐसी है, वो इंडस्ट्री ऐसी है, यहाँ पे ऐसा पैसे बनता है, ऐसे नहीं बनता है, इसमें अगर कोई ये कर दे, इस इंडस्ट्री में ये स्ट्रैटेजी अपना ले तो शायद वो बड़ा पैसा बना सकता है. सो दैट कम्स ओनली विद टाइम. और ये जैसे हमारा पैसे का भी कंपाउंडिंग होता है लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, वैसे हमारे नॉलेज का भी कंपाउंडिंग होता है. तो आपको कहीं ना कहीं तो ये शुरू करना है. आज से 5 साल 10 साल बाद आप काफी नॉलेजेबल हो जाएंगे.
so you will know much more about the company, and that is where the edge lies. आपको अपने आप एक डेटाबेस क्रिएट करना है आपके अंदर नॉलेज का, एंड जब द पर्सन हु कैन कनेक्ट दोज डॉट्स quickly and understand the implications is the one who has some kind of an edge in the market. समझ में होना चाहिए, जब आप चैनल पे न्यूज देखते हैं कि गवर्नमेंट ने ये कर दिया, कोई पॉलिसी लाई, तो आपको वो इमीडिएटली समझ में आना चाहिए कि इस पॉलिसी से किस कंपनी को फायदा हो सकता है या नुकसान हो सकता है, और फायदा है वो टेम्पररी है या कोई लंबा फायदा है। वो अगर आप इफ यू आर एबल टू कनेक्ट दोज डॉट्स क्विकली, then you have a much bigger edge over everybody else. So first we do that. That is what we build a किसी को अगर पढ़ने का शौक नहीं है तो इन्वेस्टिंग नहीं कर पाएगा क्या? Then you have to identify. So there are other ways in which you can do it also. But I would say a road to sustainable wealth creation is definitely through this. मैं सिर्फ एक आदमी को जानता हूँ जो एक्चुअली सबसे बड़ा इन्वेस्टर है इस कंट्री का, जो नहीं पढ़ता है इतना। I know. राधा किशन दमानी जी एक ही हैं जो पढ़ते नहीं है, पर वो धंधा समझते हैं। उनको पढ़ने की जरूरत नहीं है, उनको धंधे की समझ है। तो अगर आपको धंधे की समझ है और आप देख के समझ सकते हैं, अगर वो कैसे रिसर्च करते हैं, तो वॉलमार्ट के स्टोर के बाहर 24 घंटा खड़ा रह के वो कस्टमर का एटीट्यूड समझते हैं कि वो क्यों लेता है, क्यों आता है, कितना लेता है, कैसे लेके जाता है, वो हर चीज परखते हैं। तो अगर आप रीडिंग नहीं करते तो यू हैव टू हैव दिस शार्प सेंसेस अबाउट अंडरस्टैंडिंग बिजनेसेस। सो बट वो एक्सेप्शनल रेयर टैलेंट है। सो आई वुड से फॉर मियर मॉर्टल लाइक अस, हमारे लिए रीडिंग ही काफी है। बट क्यों नहीं, अगर किसी ने इट इज लाइक किसी का एक्सपीरियंस हम सीख रहे हैं कि उसने धंधा कैसे किया था, स्टीव जॉब्स ने धंधा कैसे किया था, जैक वेल्च ने धंधा कैसे किया था, अगर वो हम सिर्फ पढ़ के समझ सकते हैं एक दिन में, तो क्यों आपको वो नहीं करना है? आपको करना ही चाहिए। Yeah, so first you develop this picture in your head कि यहाँ पे बड़ी तेजी हो सकती है। हाइड्रोजन पॉलिसी का कुछ तो अनाउंसमेंट आया है 4 दिन पहले, यहाँ पे कुछ तो बड़ी तेजी होने वाली है। अब ये लाइव एग्जांपल है, पर यहाँ से मैं कैसे पैसे कमाऊंगा ये मुझे अभी तक नहीं पता है। बट आपको ये स्टार्टिंग पॉइंट होना चाहिए, एंड यू शुड बी इंट्रिग्ड इनफ कि नहीं, मुझे इसमें अंदर जाना है टू फिगर आउट अगर यहाँ पे बड़े पैसे बनने वाले हैं नेक्स्ट 10-20 साल में, तो मैं कैसे पैसे बनाऊंगा इसमें। सो यू कनेक्ट द डॉट्स, देन यू इन्वेस्टिगेट फर्दर, पूरी सप्लाई चेन आप मैप कर दीजिए, देन यू सी 10-20 साल का हिस्ट्री देख लीजिए कंपनी का 360 डिग्री। यू हैव टू अंडरस्टैंड कौन इक्विपमेंट सप्लाई करेगा, कौन मटेरियल सप्लाई करेगा, प्रोड्यूसर कौन होगा, कंज्यूमर कौन होगा, कौन किसका इकोनॉमिक्स कैसा होगा, कौन रिटर्न ऑफ इक्विटी सबसे ज्यादा बनाएगा। कोई है जो शायद रिटर्न ऑन इक्विटी कम बनाए बट विल टेक अवे द बिगर पोर्शन ऑफ द प्रॉफिट पाए। सो ऑल दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड एंड बिल्ड अ नैरेटिव, एंड देन ट्राई टू कनेक्ट इट विथ नंबर्स कि ये अगर होता है कि चलो फॉर एग्जांपल इफ आई वर टू से कि इंडिया को 2030 तक रिन्यूएबल एनर्जीज ऑलमोस्ट नॉट नेट जीरो तो 2070 का टारगेट है, बट 2030 तक हम सोलर एनर्जी 500 गीगावाट डालेंगे। तो अगर 500 गीगावाट डालना है और आज तो हमारे पास 50 गीगावाट ही है, तो ये 450 गीगावाट जो आएंगे उसमें से कौन कौन प्लेयर लगाएगा? अच्छा, रिलायंस 100 गीगावाट लगाएगा, अदानी 70-80 लगाएगा, दूसरे सब मिलकर 350 लगाएंगे। तो अभी जो सोलर प्लांट लगा रहे हैं वो पैसा बनाएंगे, या तो फिर उनको जो मॉड्यूल वेफर सेल बेच रहे हैं वो बनाएंगे, या तो फिर उनको जो सर्विस दे रहे हैं आफ्टर सेल सर्विस वो बनाएंगे। यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट। तो ऐसा हो सकता है कि इन अ टाइम पीरियड देयर कैन बी एवरीबडी इन द इंटरचेंज वैल्यू चेन मेक्स मनी, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है कि द वैल्यू इन द सेक्टर गेट्स कैप्चर्ड बाय वेरी फ्यू प्लेयर्स। सो यू वांट टू एसोसिएट विद दोज प्लेयर्स जहां पे वो प्रॉफिट एक्यूमुलेट होती है। So that was just an example of how to think about this. Then you filter it down. फिर आप अपने बेसिक फिल्टर लगाइए, क्या ये कंपनी में प्रमोटर की शेयर होल्डिंग हाई है, स्किन इन द गेम है या नहीं, क्या ये प्रमोटर शेयर होल्डर के साथ पैसे शेयर करता है या नहीं, डिविडेंड देता है या नहीं, या ये खुद अपने लिए पैसे ले लेता है, वेदर इट इज थ्रू सम अदर कंपनी जो उस रिलेटेड पार्टी के साथ, या वेदर इट इज बड़ी सैलरी देता है खुद को,
या मेरे और इसके इंटरेस्ट अलाइंड है कि नहीं, क्या ये सुबह शाम दिन रात क्या ये इसी धंधे के बारे में सोचता है, अगर है और उसका पैसा इसी धंधे से बनने वाला है तो मेरे साथ शेयर करेगा या नहीं, इज व्हाट वी फिल्टर इट डाउन टू. क्या कोई बड़ा रेड फ्लैग है, वेदर इट इज टेक्नोलॉजी रिलेटेड, रेगुलेटरी रिलेटेड, पॉलिसी रिलेटेड, कि अगर ये हो गया तो ये तो इसका पूरा बिजनेस मॉडल कोलैप्स हो जाएगा. तो दोज काइंड ऑफ थिंग्स दैट यू वुड लुक फॉर, फिल्टर इट डाउन एंड देन यू कम टू द पार्ट ऑफ रिस्क रिवॉर्ड. कि ऐसा होना चाहिए कि 3 से 5 साल में आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन क्या है, कि आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन 1 साल है, 3 साल है, 5 साल है या 10 साल है. अगर समझो हमारा होराइजन तो 3 से 5 साल का होता है, हम रोलिंग व्यू लेते हैं. हम ये नहीं कहते कि कोई 10, 20, 30 साल तक आगे क्या होने वाला है बोल सकता है. हर 10 साल में विनर्स आर डिफरेंट. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू अलाइन योर सेल्फ विथ योर ओन स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग. तो अगर 3 से 5 साल का व्यू है तो ये 3 से 5 साल में आप एक हाइपोथेसिस बनाइए कि ये सेक्टर में ये हो जाएगा, ये थीम में ये हो जाएगा और इस कंपनी में ये हो सकता है 3 से 5 साल में. और फिर आपको इस कॉन्स्टेंटली चेक करते रहिए कि ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्या ऑर्डर्स आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, क्या ये मार्जिन दिखा पा रहा है या नहीं दिखा पा रहा है. सो दोज आर द थिंग्स दैट यू कॉन्स्टेंटली कीप डूइंग. सो पीपल से बाय होल्ड एंड फॉरगेट. हम ये नहीं कहते बाय होल्ड एंड फॉरगेट, बाय and then constantly keep reviewing, but don't act on it unless there is a information which says your hypothesis has gone for a toss. तो ये रिव्यू जो करते हैं ये कितनी फ्रीक्वेंसी में? So रिव्यू तो कॉन्स्टेंटली होता है. या तो कम आप कोई इवेंट हो जाए तो रिव्यू करें, तो इम्पैक्ट एनालिसिस करें. कोई क्वार्टरली रिजल्ट आ जाए तो देख लें कि आपने जो ट्रेजेक्ट्री बनाई थी कि ये बिजनेस ऐसे ग्रो होगा, क्या वो इज इट डूइंग बेटर देन दैट और वर्स देन दैट. बट हर चीज के लिए एक्ट करना जरूरी नहीं है. कोई एक क्वार्टरली रिजल्ट मिस हो गया इसका मतलब ये नहीं है कि आप बेच दो शेयर. कोई यू हैव टू अंडरस्टैंड कि क्या वो 3 साल 5 साल वाली स्टोरी अभी भी वैलिड है या नहीं. क्या एक क्वार्टर में 2% मार्जिन कम होने से वो स्टोरी हिल जाती है? नहीं हिलती है. सो यू कैन स्टे फोकस्ड. फाइनली तो पैसे बनते हैं, शेयर अच्छे शेयर लो और पकड़ के रखो. आपको क्या कॉन्स्टेंटली रिव्यू करने से लोगों को ऐसे होता है कि नहीं अब मुझे बेचना है या ले लेना है? नहीं. एवरीथिंग डज नॉट मीन यू हैव टू रिजल्ट इन एन एक्शन. इट इज ओनली टू अंडरस्टैंड विच वे द स्टोरी इज हेडेड. सो अगर ब्रॉडली मोटा मोटी जो आपने सोचा था वो हो रहा है, थोड़ा 1 क्वार्टर 2 क्वार्टर डिले के साथ भी होता है तो कोई तकलीफ नहीं, आप पकड़ के रखिए. क्योंकि अगर आपकी ओरिजिनल हाइपोथेसिस सही है तो आपके पैसे तो बनेंगे ही. नेक्स्ट 6 महीने में ना बने बट नेक्स्ट 3 साल में बनने हैं. तो अगर स्टॉक प्राइस करेक्ट हो जाता है और आपका हाइपोथेसिस पे आपको कॉन्फिडेंस है तो आप नीचे और लेंगे. सबसे ज्यादा वही इंपॉर्टेंट है. टू क्रिएट वेल्थ इन इक्विटीज यू डोंट नीड ओनली द विजन टू सी व्हाट इज गोइंग टू डू वेल, बट you also need the courage to bet big on it, and then you need to have the conviction to hold through the ups and downs. So you need all three to create wealth. So conviction बना रहने के लिए ये constant review जरूरी है. But again I am repeating myself कि review करते वक्त आपका अगर conviction नहीं हिलना चाहिए ये सोच के कि अरे ये क्वार्टर में रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा. आपको हमेशा फोकस्ड रहना है बिजनेस के फंडामेंटल्स तो खराब नहीं हो गए उस चीज पे कि यहाँ पे अब जो हमने सोचा था कि ये 100 करोड़ की प्रॉफिट की कंपनी 500 करोड़ हो जाएगी 5 साल में, वो अभी भी 500 करोड़ नहीं 450 करोड़ तो लगता है ना, तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. वो एक या 5 साल नहीं और 7 साल में होगा तो ठीक है, वो समझ लो आप क्या होने वाला है. बट मोटा मोटी वो स्टोरी शुड बी ऑन ट्रैक. फेयर पॉइंट. आगे बढ़ते. तो फिल्टर. या सो वी डिस्कस द बेसिक फिल्टर्स. हाइजीन, प्रमोटर का स्टेक हाई होना चाहिए, देयर शुड बी डिविडेंड पेइंग होना चाहिए. बट डिविडेंड पेइंग इज नॉट अ प्रॉब्लम इफ द कंपनी, इट डिपेंड्स ऑन व्हाट स्टेज ऑफ द इंडस्ट्री इट इज. अगर ग्रोथ इंडस्ट्री हो तो काफी कंपनियां डिविडेंड नहीं देती एंड दैट इज नॉट अ नेगेटिव, इट इज अ पॉजिटिव बिकॉज वो री इन्वेस्ट कर रहे हैं अपने बिजनेस में. Then one has to focus on whether they are doing the right kind of capital allocation, competitive advantage है या नहीं, उनका market share बढ़ रहा है कि नहीं. So those are the kind of things that will filter it down and bring you to the last step of the process, which is the valuation. Valuation is very important.
बट इट इज अगेन वैल्यूएशन में हमारा थोड़ा अलग से अप्रोच है. लोग पी मल्टीपल देखते हैं, 10 का पी मल्टीपल मतलब सस्ता, 30 का मल्टीपल मतलब महंगा. ये बहुत फ्लॉड अप्रोच है मेरे ओपिनियन में. सो आज से 20 साल पहले देयर वर कंपनीज दैट वर अवेलेबल एट 10, 12, 15% डिविडेंड यील्ड और पी मल्टीपल 10 के नीचे हुआ करता था. आज के तारीख में तो ऐसे अपॉर्चुनिटीज है ही नहीं, या 1-2 सेक्टर में होंगे. वो है कोल इंडिया है तो क्यों है, ये आपको पूछना है. अगर है तो क्यों है? क्या ये सेक्टर 5 साल, 10 साल, 20 साल तक ग्रो कर सकता है? इज इट अ वैल्यू ट्रैप? क्योंकि क्या होता है कि ये जो मैथमेटिकल बेस्ड जो ये साइंस पार्ट हुआ कि वो तो सबको दिखता है, अरे कोल इंडिया इतना बड़ा डिविडेंड देता है, पर इट इज अ कमोडिटी. कोल इज अ डाइंग बिजनेस. फाइनली वर्ल्ड इज मूविंग टुवर्ड्स नॉन फॉसिल फ्यूल resources. So the growth is happening on the solar side and other non-fossil fuel based resources. So coal is not going to be invested so much into it. But इससे क्या एक temporary disruption हो सकता है कि हमने इतना ज्यादा सोलार पे फोकस कर लिया कि कोल में शॉर्टेज हो गई. तो कोल में शॉर्टेज हो गई तो आप 2 साल 3 साल के बेसिस पे शायद आपको अच्छा पैसा कमाने मिल जाए. बट आप 5 साल 10 साल का सोचेंगे तो कोल इज अ डाइंग कमोडिटी. और क्या अगर आपने बेसिक वैल्यूएशन किया है तो मोर देन 50% ऑफ द वैल्यूएशन ऑफ अ कंपनी कम्स फ्रॉम इट्स टर्मिनल वैल्यू. तो अगर आपने डीसीएफ में किया होगा तो हम 5-10 साल का एक ग्रोथ एज्यूम करते हैं और फिर एक टर्मिनल ग्रोथ रेट डाल देते हैं. तो आप ऐसे बिजनेस में जैसे कोल इंडिया का बिजनेस है, वो टर्मिनल ग्रोथ रेट क्या डालोगे? तो 1% या 2% ही होगा, या शायद नेगेटिव भी हो सकता है. सो दैट इज वाई इस बिजनेस की टर्मिनल वैल्यू डिक्लाइन हो गई है, इसीलिए इसका मल्टीपल श्रिंक हो गया है. तो इसमें अब टेम्पररी 2-3 साल की तेजी आ सकती है, बट 10 साल 20 साल की तेजी नहीं आ सकती है, ये मेरा मानना है. सो वन हैज टू बी वेरी श्योर. एंड हमारा अप्रोच हमेशा ऐसे ही रहा है, कंपनी की साइज और अपॉर्चुनिटी की साइज को कंपेयर करना. ये कंपनी, ये अपॉर्चुनिटी की साइज है 25-30 हजार करोड़ और ये कंपनी है आज के तारीख में 2-3 हजार करोड़, और इस कंपनी के पास वो सारे स्ट्रैटेजी, प्रोडक्ट्स, मार्केट्स हैं जिससे वो मार्केट कैप्चर कर सकता है. अगर वो 25% ऑफ द मार्केट भी कैप्चर कर ले तो भी इस यहाँ का रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है हमारे लिए. सो दैट इज हाउ वी थिंक अबाउट इट. And then there are, you have to think valuations also in terms of optionalities. There are other things that the company is doing जो आज के तारीख में उसकी वैल्यू नहीं है, पर 3 साल 5 साल बाद इसकी वैल्यू बड़ी हो सकती है. जस्ट टू गिव यू एन एग्जाम्पल, एक टाटा कंज्यूमर है तो उसमें स्टारबक्स का भी बिजनेस है. आई एम नॉट सेइंग आज के तारीख में वो उसकी वैल्यू नहीं है. मार्केट इज टुडे रिकॉग्नाइजिंग द वैल्यू ऑफ स्टारबक्स, बट एक टाइम हुआ करता था 5 साल पहले जब सिर्फ स्टारबक्स के लिए भी लेना हो तो टाटा कंज्यूमर वाज अ गुड कंपनी. बट वो तो टर्न अराउंड हो गया, न्यू मैनेजमेंट केम इन एंड फैंटास्टिक परफॉर्मेंस आल्सो केम इन. सो जो मेरी ऑप्शन वैल्यू थी स्टारबक्स की, दैट इटसेल्फ विल कवर फॉर माय रिवॉर्ड्स. सो दैट इज अनदर थिंग, अनदर वे टू थिंक ऑफ इन टर्म्स ऑफ वैल्यूएशंस. सो build a scenario, build an opportunity size, see what are the optionalities, have multiple growth engines. Those are the things that will protect you from a capital loss, ना कि शेयर प्राइस अप डाउन होने से. समझ गया. तो अभी स्टॉक प्राइस अगर अप डाउन होता है और मेरा पोजीशन खड़ा है तो पहले तो आप ये नक्की कीजिए कि आप ट्रेडर हैं या इन्वेस्टर. तो है तो इन्वेस्टर ही, बट भाव देख के घबराहट तो होता ही है. See, it is natural. I think emotions तो हम सबके हैं. So, but being an investor requires you to have a different kind of mental makeup where you actually have to go opposite of what you feel. जब डर लग रहा हो तब लेना है, जब बहुत ऐसे 30 मार्का समझते हैं खुद को तब नहीं करना है इन्वेस्टिंग डिसीजन. समझ गया. तो yes, basically you have to be fearful when others are greedy and greedy when others are fearful. So it's also psychological. Absolutely. Psychology plays a big part because you can see the prices going up and down. आज की तारीख में रियल एस्टेट में कोई ये नहीं सोचता क्या मैंने घर लिया और भाव बढ़ गए, मैंने बाजू वाले का घर
20% ऊपर में हाँ। सौदा हुआ तो मैं ये नहीं सोचता अच्छा चलो मैं थोड़ा बुक कर दूं बेच के, चल मैं मेरा बाथरूम बेच देता हूँ थोड़ा प्रॉफिट बुक कर लूं, ऐसे तो नहीं कोई सोचता. सो यू हैव टू स्टार्ट थिंकिंग ऑफ इट इन टर्म्स ऑफ बीइंग अ बिजनेस ओनर, कि मैं इस बिजनेस का ओनर हूँ, ये बिजनेस का ब्राइट फ्यूचर है और ये वक्त नहीं है ये इस बिजनेस से एग्जिट मारने का. सही. तो आपने कहा कि 5 जनरली 4 साल, 5 साल, 10 साल का व्यू बनाते हैं. तो Correct. इस स्लाइड के अंदर है, मैं देख रहा था आपका कि सो ये बहुत ही अच्छी स्लाइड है कि क्या मैटर करता है. तो एक क्वार्टर का व्यू हो आपका, ट्रेडिंग हो तो चेंज सेंटिमेंट में चेंजेस हो रहा है. ये जो रशिया यूक्रेन हो रहा है, LIC IPO हो रहा है या यूएस फेड हो रहा है, ये सेंटिमेंट चेंज करता है. और ये एक क्वार्टर या एक साल के पॉइंट ऑफ व्यू से ये मैटर करता है. एंड यू माइट वांट टू, अगर आपका होराइजन उतना ही है तो यू हैव टू एक्ट ऑन दोज थिंग्स. बट अगर आपका होराइजन और हमारा होराइजन इज मोर देन 1 ईयर, तो देन व्हाट मैटर्स मोर इज ग्रोथ कैसे चेंज हो रही है, अर्निंग्स कैसे चेंज हो रही है, इंडस्ट्री की साइकिल कहाँ पर है, क्या ये और 5 साल चल सकती है क्या तेजी, कंपिटिटिव पोजिशनिंग कंपनी कैसे चेंज हो रही है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल अभी भी बरकरार है या नहीं, क्या उनका मोट है या नहीं. Those are the things that matter over a 3 to 5 year horizon. And then over a long period of time, ke whether TCS will do well or Infosys or Mastech will do well, is determined by the people and culture. कि हम TCS थोड़ा सा महंगा हो पर 10-20 साल में जहाँ पे people और culture are better are the ones that turn out winner. Of course, that doesn't mean Mastech cannot turn around. Someday it will, but if you remember, these companies have started together और आज TCS कहाँ है और Mastech कहाँ है. So that speaks more of people and culture than anything else. So आप जब स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं तो 5 से 10 साल का व्यू बनाते होंगे. So हम 3 से 5 साल का रोलिंग व्यू बनाते हैं, पर अगर उसमें हमको एक अच्छी मैनेजमेंट टीम मिल गई तो मुझे पता है कि 3 से 5 साल का रोलिंग व्यू है, पर उसके बाद भी मैं होल्ड करता रहूंगा अगर मेरा व्यू उसके बाद भी अच्छा है. सो इफ यू फाइंड एन ऑर्गेनाइजेशन विच हैज सॉलिड कल्चर, जैसे हम बोलते हैं HDFC बैंक का कल्चर या वो, तो वहां पर इन बिटवीन अर्निंग्स ग्रोथ और सब टेपर हो सकते हैं, इंडस्ट्री साइकिल सब डाउन हो सकती है, बट इवेंचुअली इफ द पीपल आर राइट एंड दे नो बेस्ट हाउ टू कम आउट ऑफ दैट क्राइसिस, एंड आपका कंपाउंडिंग भी लंबा होने के लिए यू हैव टू आइडेंटिफाई सच ऑर्गेनाइजेशंस जहां पे आप लंबा होल्ड कर सकते हैं. तो ये कल्चर कैसे पता लगेगा, ये तो कहीं तो मिलता नहीं हमको. नहीं, सो यू आर एब्सोल्युटली राइट. ये सूंघने वाली बात है. आप एम्प्लॉय से बात कीजिए, एक्स एम्प्लॉय से बात कीजिए, वेंडर से बात कीजिए, कस्टमर से बात कीजिए और सो कॉम्पिटिटर से बात कीजिए, और इन सब से आपको एक पिक्चर बनता दिखेगा कि जब कोई कंपटीटर अगर अच्छा बोलता है किसी कंपनी के लिए तो दैट मीन्स उस कंपनी में कुछ बात है, वरना क्यों वो कंपटीटर दूसरों के लिए अच्छा बोलेगा. सो देयर हैज टू बी समथिंग स्पेशल अबाउट इट फॉर एवरीबडी एल्स टू फील नो दे आर डूइंग, ये बिजनेस बहुत अच्छा करते हैं, ये टर्म्स एंड कंडीशंस बहुत अच्छे हैं. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड तो चैनल, उसकी चैनल में क्या बोल रहे हैं, क्या वेंडर्स डीलर्स डिस्ट्रीब्यूटर्स क्या वो भी खुश हैं, ज्यादा खुश हो तो भी तकलीफ है कि वो डीलर्स डिस्ट्रीब्यूटर को ज्यादा मार्जिन दे रहे हैं, खुद कम कर रख रहे हैं. फिर एक वक्त आएगा जब वो खुद अपना मार्जिन बढ़ाएंगे, डीलर्स डिस्ट्रीब्यूटर का कम होगा. बट काम अच्छी तरह से करते हैं, क्लीन बुक्स रखते हैं, वो सब आपको पता चलता है. एग्जीक्यूशन में फोकस, या फिर किसी डील में compete कर रहे हैं तो हमेशा किसी का विन रेशियो ज्यादा है, इससे आपको पता चलेगा कि ये सेल्स ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन है, ये मार्जिन फोकस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, ये पीपल फोकस्ड ऑर्गेनाइजेशन है. उस टाइप का आपको अंदाजा आता है. और अगर आप कहें कि ये मैं इन्वेस्टिंग तो मैं सिर्फ नंबर्स देख के कर लूंगा और ये सब नहीं करूंगा, तो कर सकते हैं आप, बट दिस विल गिव यू एन एज इन टर्म्स ऑफ आइडेंटिफाइंग. अगर आपको नेक्स्ट HDFC बैंक नेक्स्ट 20 साल में कौन सी कंपनी बड़ी होने वाली है वो अगर आपको ढूंढना है, तो दिस इज द काइंड ऑफ सॉफ्ट रिसर्च दैट वन हैज टू डू. दिस इज कॉल्ड द स्कटलबट अप्रोच. आपको तो पता ही होगा, बट यू हैव टू डू दीज थिंग्स टू अंडरस्टैंड. तो आप लोग कैसे करते हैं, इतनी सारी कंपनियां, कितनी कंपनियों को आप एनालाइज करते हैं इस तरह से, और फिर क्या फाइनल प्रोसेस, फाइनली कितनी कंपनी में इन्वेस्ट नहीं, तो हमारा तो अप्रोच पहले निकाल, किस कंपनी पे हम नहीं फोकस करेंगे वो पहले होता है. अच्छा, एलिमिनेशन. so if we can go to the next slide, then I think that will tell you how we focus on it. So हम एक
कहने को तो 5,000 कंपनी लिस्टेड है, बट उसमें से हम 500-600 कंपनी ही है जहाँ पे वो हमने सब्जेक्टिवली एक लिस्ट बनाई है। अच्छा। पहले तो हम ये डिटरमाइन करते हैं कि कौन सी इंडस्ट्री पे हमको फोकस करना है। अगर इस इंडस्ट्री ने 20 साल 30 साल में कोई वेल्थ क्रिएट नहीं किया है तो हमको वहां जाना ही नहीं है, तो वो पूरी इंडस्ट्री आउट कर देते हैं। फिर जो इंडस्ट्री पे फोकस करना है उसमें से कौन सी कंपनी है जो लीडर है या चैलेंजर है या कोई ऐसा स्पेशल काम करती है या अपना खुद का नीश बना रखा है, तो उसको हम लाते हैं यूनिवर्स में। एंड ऐसे करके हमने 20-25 इंडस्ट्री से 500-600 कंपनी की लिस्ट बनाई है। सो दैट इज द फर्स्ट सब्जेक्टिव थिंग। देन बेस्ड ऑन दैट वी फर्दर फिल्टर इट बेस्ड ऑन क्वालिटी फिल्टर टू 150 से 200 कंपनी। ये क्वालिटी फिल्टर क्या है, तो हम जानना चाहेंगे कि बैलेंस शीट में स्ट्रेंथ है या नहीं, क्या ये बहुत ज्यादा लेवरेज्ड है, क्या डेट टू इक्विटी रेशियो बहुत ज्यादा है, क्या ये रिटर्न ऑन इक्विटी बनाता है या नहीं बनाता है, प्रीवियस डाउन साइकिल में इसने अपनी बैलेंस शीट कैसे मेंटेन की थी, क्या इन्वेंट्री मैनेजमेंट इसका सही है या नहीं। ऑल दोज थिंग्स टेल यू दैट वर्किंग कैपिटल क्या नेगेटिव है। अगर वर्किंग कैपिटल नेगेटिव है तो हम उसे बहुत ज्यादा मार्क देते हैं। एबिटा से कैश में कितना कन्वर्ट होता है, अगर वो ज्यादा परसेंटेज है तो हम उसे ज्यादा मार्क देते हैं। सो इन बेस्ड ऑन दोज थिंग्स यू डिटरमाइन दैट द क्वालिटी ऑफ बिजनेस और द क्वालिटी ऑफ कंपनी इज गुड। From that, so we'll reach a list of 150-200 companies. आप कंपनीज के फाइनेंशियल को ट्रस्ट करते हैं? नहीं, हमको किसी चीज पे कभी 100% ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। Okay. So you always, but there are ways in which you can figure out. So for example, अगर कोई कंपनी बताती है कि मेरा प्रॉफिट 100 रुपया है, उससे ज्यादा आप उसके कैश फ्लो पे विश्वास कीजिए। Okay. आप एक छोटा सा टेस्ट कीजिए कि टैक्स, वो कंपनी टैक्स भरती है, जो पीएनएल में टैक्स बता रही है और जो कैश फ्लो के हिसाब से टैक्स बता रही है, क्या वो सेम है या नहीं। काफी टाइम आपको उसमें मिसमैच दिखेंगे कि पीएनएल में कम टैक्स है, टू शो प्रॉफिट्स हायर उसमें कम टैक्स होता है और कैश फ्लो के हिसाब से टैक्स हाई होता है। सो देयर आर वेज। सो इससे आपको एग्जैक्टली नहीं पता चलेगा कि क्या कंपनी कर रही है, बट इतना आपको जरूर पता चल जाएगा कि ये कुछ छुपाने की ट्राई कर रही है, या तो जो है वो नहीं, सच्चा पिक्चर नहीं दिखा रही है। और ये क्या है कि आप 10-20 साल का बैलेंस शीट लोगे और कॉन्स्टेंटली आप उनके ट्रांसक्रिप्ट पढ़ेंगे तो आपको इतना तो अंदाजा आ जाएगा कि वो ये बोलता था, ये हुआ या नहीं हुआ, ये हुआ नहीं हुआ तो उसने क्या वजह बताई, क्या वो कॉन्स्टेंटली अपने गोल पोस्ट शिफ्ट कर रहा है, क्या वो कॉन्स्टेंटली एक्सक्यूजेस दे रहा है कि, और हमेशा अगर कुछ गलत हुआ तो वो कभी उनका प्रॉब्लम नहीं होता है, वो तो इंडस्ट्री का प्रॉब्लम, गवर्नमेंट का प्रॉब्लम या इकोनॉमी का प्रॉब्लम होता है। तो अगर इफ यू सी दैट देन यू नो दैट आइदर दैट कंपनी इज लैकिंग इन समथिंग और इट इज नॉट शोइंग यू द करेक्ट पिक्चर। सो डोंट ट्रस्ट एनी नंबर ऑन द फेस वैल्यू, बट अगर आप लंबा हिस्ट्री लें और ये जो 2-3 टेस्ट लगा लें तो आपको समझ में आ जाएगा। और हमेशा जो कहते हैं सेल्स इज वैनिटी, प्रॉफिट इज सैनिटी एंड कैश फ्लो इज रियलिटी। तो आप कैश फ्लो पे ज्यादा फोकस कीजिए। कैश फ्लो बेस्ड अकाउंटिंग अगर हो तो इट विल गिव यू अ गुड पिक्चर, क्योंकि उसको कोई मैनिपुलेट नहीं कर सकता ज्यादा। एक कंपनी में अगर आप इस तरह से एनालिसिस करते हैं तो कितना टाइम देना पड़ेगा? कोई भी कंपनी को मिनिमम 100 से 200 घंटे देने पड़ते हैं बिफोर यू कैन कंप्लीटली अंडरस्टैंड क्या हो रहा है। So because of that is why we cannot focus on too many companies. अगर आप मुझे पूछेंगे आज के इस कंपनी में क्या हो रहा है, मैं टीवी इंटरव्यू देने जाता हूं तो मुझे 95% ऑफ द कंपनी में क्या हो रहा है मुझे कोई नहीं पता है। मैं तो उसी कंपनीज पे फोकस्ड हूं जहां पे मुझे लगता है कि यहाँ पे अच्छी अपॉर्चुनिटी है। सो पहला काम है टू एलिमिनेट दोज 90-95% ऑफ द कंपनीज एंड फोकस ओनली ऑन दोज 5-10% कंपनीज जहां पे बन सकता है, और उसमें से फर्दर फिल्टर करते जाइए। So then after quality filter we apply the growth filter, कहाँ पे ग्रोथ अच्छी आ रही है और अच्छी आने वाली है नेक्स्ट 3-5 साल में। Then you move to the valuation filter again where we believe कि यहाँ पर अगर मैं एक आपसे एग्जांपल लूँ तो अगेन डिस्क्लेमर इज अ केस स्टडी, जो भी स्टॉक हमने डिस्कस किए हैं वो सिर्फ एग्जांपल के लिए हैं एंड नॉट एन इट इज नॉट recommendation to buy or sell anything. चिंता मत कीजिए, ELM लर्नर सब मैच्योर लोग हैं तो वो अपना होमवर्क बिना किए कुछ नहीं करते हैं। परफेक्ट, तो टेंशन ही मत करिए, आप स्टॉक का नाम लीजिए आराम से। तो एक एग्जांपल मैं देता हूं। आज से 2 साल पहले पाइप्स इंडस्ट्री पे हम काफी काम कर रहे थे और हमने
आज से 10-12 साल पहले एक कंपनी में बहुत पैसे बनाए थे, विच इज एस्ट्रल पॉली। एस्ट्रल पॉली इस इंडस्ट्री की लीडर है, आज भी है। तो हमने क्या देखा कि वो एस्ट्रल पॉली जो लीडर है वो 25,000 करोड़ मार्केट कैप पे चल रही है। ऑफ कोर्स वो पाइप से आगे बढ़ चुकी है, उसमें एडेसिव्स भी हैं और फायर स्प्रिंकलर सिस्टम भी है और दूसरे दूसरे प्रोडक्ट ऐड कर रही है। तो वो कंपनी तो बहुत सही कर रही है। मैं ये नहीं कह रहा कि एस्ट्रल खराब है, बट अगर एस्ट्रल नंबर 1 कंपनी है और नंबर 3 कंपनी अगर प्रिंस पाइप्स हो, जिसके 80% ऑफ द सेल्स एस्ट्रल के जैसे हैं, जिनका डीलर नेटवर्क एस्ट्रल जितना है, जिनके मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज डिस्ट्रीब्यूटेड और एस्ट्रल से भी ज्यादा हैं, उनका पोर्टफोलियो अब पीवीसी से सीपीवीसी की तरफ जा रहा है। तो हर बात में वो 19-20 का फर्क था, ना कि 10-20 का फर्क था। बट जबकि वैल्यूएशन में जो हमने देखा वो 10-20 का फर्क था। वो प्रिंस पाइप्स 2000 करोड़ के मार्केट कैप पे मिल रही थी और वो 25,000 करोड़ के मार्केट कैप पे मिल रहा था ना। वो 2000 करोड़ के मार्केट कैप पे मिलने की वजह थी, ऐसा नहीं है कि मार्केट एकदम ही पागल है। देयर वाज रीजन। आईपीओ के टाइम पे काफी नेगेटिव पब्लिसिटी उनको मिली थी। प्रमोटर ने काफी डाइवर्सिफाई किया था इनटू रियल एस्टेट एंड दे वेर लेवरेज्ड इन कंपनी आल्सो वाज लेवरेज्ड एंड प्रमोटर वाज लेवरेज्ड। सो वो सब गलतियां थी, इसकी वजह से वो वैल्यूएशन था। पर जब हम मिले कंपनी से तो उन्होंने अपनी गलतियां एक्सेप्ट की और उन्होंने कहा कि हम ये सारी गलतियां सुधारेंगे। और ओवर द नेक्स्ट 6-12 मंथ्स दैट इज एग्जैक्टली व्हाट दे डू। और जब ये कोई मैनेजमेंट ऐसा करती है तो हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है कि ये जो कह रहे हैं वो कर रहे हैं। तो जो वेरिएंट परसेप्शन कहते हैं कि मार्केट का परसेप्शन है ये खराब कंपनी है और हमारा परसेप्शन है ये अच्छी कंपनी है, क्योंकि इन्होंने अपनी गलती कबूल कर ली है और ना कि इन्होंने ऐसा कोई किया था जिससे कंपनी डूब जाएगी। ठीक है, हर कोई गलतियां करता है और सबको एक दूसरा चांस मिलता है। सो कॉर्पोरेट गवर्नेंस का भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि प्रमोटर आपके साथ शेयर नहीं कर रहे हैं। प्रमोटर ने, हर किसी से गलती होती है मैनेजमेंट से, और गलती अगर सुधर जाए तो वहां पे एक पैसा बनाने का काफी अच्छा बट ये तो मैनेजमेंट से आप बात कर लिए, हाँ, तो आपको पता लग गया। आप कॉन्फ्रेंस कॉल करते तो कॉन्फ्रेंस कॉल में भी वही बोल रहे थे। तो ये क्वार्टरली रिजल्ट पे जो कॉन्फ्रेंस कॉल होता है वो सुनना है। ऐसा कोई प्रिविलेज्ड हमको एक्सेस नहीं था। ये तो पब्लिकली एक्सेप्ट कर रहे थे वो कि हमसे गलती हो गई है। और दूसरा क्या है कि हम, जैसे मैंने आपसे पहले भी कहा कि यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आप प्रमोटर का और आपका इंटरेस्ट अलाइंड है या नहीं। तो प्रमोटर के जो दूसरे सारे बिजनेस थे वो बंद हो चुके हैं, उसमें नया पैसा नहीं जाने वाला है। सारा प्रमोटर का वेल्थ क्रिएशन इसी कंपनी से होने वाला है। तो देन यू आर मोर अश्योर्ड कि पैसा तो यहीं बनना है उनका भी, तो वो लोग यहीं पर फोकस करेंगे। मार्केट कैप इज नॉट डिजर्विंग of what the size of the business is or the quality of the business is। तो जैसे जैसे मार्केट में परसेप्शन सुधरता जाएगा वैसे वैसे इनका वैल्यूएशन भी सुधरता जाएगा। सो दैट इज हाउ वी फोकस ऑन वैल्यूएशन एज वेल। कोई एक और एग्जांपल लेटेस्ट? सो अनदर एग्जांपल, नॉट लेटेस्ट बट 4-6 क्वार्टर पहले, इज मार्केट में परसेप्शन काफी खराब थी। एक कंपनी है लॉरस लैब्स करके, हाँ है ना। तो किसी ने उनको बोगस लैब्स बोल दिया। So I am not going to judge, but I think there was some lack of work on their part। उन्होंने अपना होमवर्क नहीं किया था और हर किसी को इस ब्रैकेट या डब्बे में नहीं डाल सकते। जस्ट बिकॉज आपकी समझ नहीं है इसलिए आप उसको बोगस नहीं बोल सकते, या जस्ट बिकॉज एक कंपनी हैदराबाद की है या वहाँ की है तो हर कोई कंपनी कोई चोर नहीं होती। सो इस क्या हुआ था लॉरस लैब्स में, दे हैड इन्वेस्टेड एक लेवरेज करके, प्रमोटर ने भी लेवरेज किया था और कंपनी ने भी लेवरेज किया था और उन्होंने बड़ा मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज डाला था। और जिसकी वजह से, और वो कैपेसिटी नहीं लगी हुई थी और उसमें कोई प्रोडक्शन नहीं हो रहा था। तो इसकी वजह से 100 करोड़ का एक्स्ट्रा खर्चा कंपनी उठा रही थी जिसका कोई सेल्स नहीं था, तो उसके मार्जिन्स थोड़े कम लग रहे थे। ये था अराउंड 3rd क्वार्टर ऑफ FY20 और 4th क्वार्टर ऑफ FY20 के। तो मार्जिन धीरे धीरे इंप्रूव होने शुरू हो गए थे, बट मार्केट को इस पर विश्वास नहीं था। पर हमारी, चूंकि हमने इस पे काफी सालों से काम किया हुआ था, जो प्रमोटर हैं मिस्टर छावा सत्यानारायण, उनको मैं जानता था 2003-4 से, जब वो मैट्रिक्स लैब्स के COO थे, और मुझे पता था कि वो काफी एम्बिशियस आदमी हैं और उन्होंने मैट्रिक्स लैब्स छोड़ के
एक अपना मैनेजमेंट कोर्स किया आईएसबी में और फिर अपनी ये कंपनी शुरू की और प्राइवेट इक्विटी ने भी इसमें पैसा लगाया था उस समय पे। सो मैं जानता था कि वो जो कर रहे हैं, ऑफ कोर्स ही इज अ मैन इन द हरी, सो ही हैज डन अ लॉट ऑफ एक्सपांशन बाय टेकिंग ऑन लेवरेज और ये काफी लोगों को पसंद नहीं आता है। पर जब हमने खरीदा तो लेवरेज का पीक हो चुका था कि अब तो डेट यहां से नहीं बढ़ेगा। 1200 करोड़ का डेट था, वो पीक था। अब यहां से कैश फ्लो आने शुरू होंगे और डेट कम होता जाएगा। तो वो हमने इन्फ्लेक्शन पॉइंट आइडेंटिफाई कर लिया और हमें पता था कि मार्केट में जो परसेप्शन है, एक तो प्रॉफिट भी बढ़ने वाली है और दूसरा इसका वैल्यूएशंस भी बढ़ेगा क्योंकि इसका परसेप्शन काफी गलत है। सो दैट इज आई थिंक दोज गिव यू द बेस्ट रिटर्न, जहां पे अर्निंग्स का ग्रोथ भी हो और री-रेटिंग की पॉसिबिलिटी भी हो। तो ये जो परसेप्शन वाला पॉइंट आपने अभी भी कहा और पहले भी आपने कहा कि अल्टीमेटली स्टॉक का एक परसेप्शन मार्केट क्रिएट कर रखा है और हम एक ऑल्टरनेट परसेप्शन क्रिएट करते हैं। करेक्ट। तो थोड़ा कॉन्ट्रेरियन व्यू भी हो सकता है। एब्सोल्युटली। तो बड़ा पैसा कॉन्ट्रेरियन व्यू में बनता है। हाँ, कॉन्ट्रेरियन मतलब ये नहीं कि जो शेयर, काफी लोग ये समझते हैं कि कॉन्ट्रेरियन व्यू मतलब जो शेयर गिर रहा है वो लेने का। हाँ। दैट इज नॉट कॉन्ट्रेरियन। अच्छा। कॉन्ट्रेरियन इज थिंकिंग कि मार्केट ने उसको इग्नोर कर दिया है 5 साल 10 साल से किसी ने। सो आई एम नॉट सेइंग अभी आईटीसी है तो कोई, मैं नहीं कह रहा हूं कि जाके ले लो, बट अगर कोई ले रहा है तो वो कॉन्ट्रेरियन व्यू ले रहा है कि मार्केट ने तो उसको इग्नोर कर दिया है, मैं भी इग्नोर कर रहा हूं। हाँ। पर वो जाके कॉन्ट्रेरियन व्यू ले रहा है कि नहीं, यहाँ पे वैल्यू क्रिएट हो सकती है, इसलिए तो बायर है, इसलिए बायर है, नहीं तो प्राइस ही क्यों रहता। एब्सोल्युटली। सो कॉन्ट्रेरियन व्यू इज मोर अबाउट हैविंग अ ऑपोजिट व्यू ऑफ अदर पर्सन। जो स्टॉक गिर रहा है उसका भी कारण होगा। सो मार्केट उसको 5-10 साल से क्यों इग्नोर कर रहा है और क्या होने से इसकी वैल्यू रियलाइज होगी, अंडरस्टैंडिंग दैट इज मोर इंपॉर्टेंट रादर देन कि भाव कहीं नहीं गया है और अब ब्रेकआउट आया मैं ले लूंगा, तो वो तो ट्रेडिंग हुआ। यू हैव टू अंडरस्टैंड ब्रेकआउट है वो सस्टेन होगा या नहीं, क्या इसके प्रॉफिट 15-20% से ग्रो हो सकते हैं, क्या ये सिगरेट कंपनी ही रहेगा या एफएमसीजी भी होगा और आईटी कंपनी भी होगा, क्या इसमें डीमर्जर हो सकता है, अगर हो गया तो कितना वैल्यू क्रिएट हो सकता है। ऑल दोज काइंड ऑफ थिंग्स यू नीड टू पुट योर थॉट इनटू बिफोर यू कैन टेक अ कॉन्ट्रेरियन कॉल। सो इट इज नॉट एग्जैक्टली बाइंग अ फॉलिंग स्टॉक। रवि, इन्वेस्टिंग जो है ये तो एक वीडियो में तो कवर नहीं होगा और आप लोग तो सालों साल से लगे हुए हैं। आज भी आपको फील होता होगा कि लर्नर ही हूं मैं, तो अभी भी सीख ही रहा हूं मैं। एब्सोल्युटली। हाँ, लर्नर ही हैं और लर्नर ही रहेंगे। जिस दिन हमको ऐसा लग गया कि हमने सब सीख लिया है, उस दिन हमारा डाउनफॉल शुरू हो जाएगा। सो यू ऑलवेज हैव टू रिमेन हम्बल और मार्केट नए नए लेसन सिखाता है जो हम कभी नहीं सीख पाए, वो सब सिखाएगा। सो एज लॉन्ग एज यू आर learning and making new mistakes, you are fine. So make new mistakes and make affordable mistakes and learn from your old mistakes. You will be fine. You will be an improving investor. Absolutely. So Ravi, before we close this video, would you like to conclude something? I think what you are doing over here is a fantastic thing. A lot of people want to do DIY investing, which is not a bad thing. But if somebody can guide them on how to go about doing it and you follow a process, there is actually a small investor can actually have an edge over a large investor like us. हम तो 100 करोड़ की प्रॉफिट के नीचे वाली कंपनी देखते नहीं हैं। So if you have there is a pool available to you where you can actually create your own alpha and your returns can be far higher. But you should have the understanding of the risks involved. You should have your own independent thinking. I'm going back to what Rakesh ji has taught me, that अपनी खुद सोच बनाओ, ना कि उसने बोला ये ले लो और उसने बोला ये बेच दो, नहीं तो इसमें कभी बड़ा पैसा नहीं बन सकता है। सही बात है। और एक चीज तो मुझे समझ में आ गई आज के इंटरेक्शन से कि है तो ये तपस्या है ना, तो है। और ये बहुत इजीली मिलेगा नहीं। अगर आपको लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट करना है तो बहुत काम करना पड़ेगा, पैशन होनी चाहिए। हाँ, नहीं तो फिर वो आप भाव की भाषा देख के ट्रेडिंग कर सकते हैं, ठीक है, वो भी एक काम कमाई करने का और अपना रोजगार बनाने का काम तो है ही, बट बड़ा पैसा इसी से ही बनेगा, वो क्लियरली अपेरेंटली दिख रहा है। थैंक यू रवि, थैंक यू सो मच, मजा आया, बहुत मजा आया। ये पूरा साइंस और आर्ट जो आपने सिंपल 5 स्लाइड में हमको सिखा दिया है, आई रियली फाउंड इट वेरी यूजफुल और मैं तो कुछ सीखा ही हूँ दोस्तों, आपने भी सीखा होगा। और अगर आप लास्ट तक रुके हैं तो ये बहुत अच्छी बात है
क्योंकि आप अपने बारे में सोच रहे हैं, इसलिए आप लास्ट तक रुके इस वीडियो में। सो रवि का ट्विटर हैंडल मैं आपको इस वीडियो के नीचे दे दूंगा, सो यू कैन पिंग रवि और टॉक टू हिम। कुछ लोग अगर करेंगे तो आप जवाब दे दीजिएगा। डेफिनेटली। ठीक है, थैंक यू दोस्तों। आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड आई विल कीप ऑन डूइंग द वर्क so that you become a good market participant. Bye bye. Take care.